तो हेलो गाइस, आज हम वापस आ गए हैं साउंड चैप्टर पे। साउंड चैप्टर हमारा पिछली वीडियो में कंप्लीट नहीं हुआ था, आधा हो गया था। तो अब उसका आगे का पार्ट करेंगे। पिछली वीडियो में आपको जहाँ तक याद होगा हमने पढ़ा था कि कैसे साउंड ट्रैवल करती है। साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है। साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है ह्यूमंस के द्वारा। तो अब हम पढ़ेंगे कि साउंड को सुना कैसे जाता है बाय ह्यूमंस। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे आ गया एनसीईआरटी में टॉपिक 10.4 वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स। ठीक है, अब पढ़ना शुरू करते हैं। द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज़ लाइक अ फनल। ठीक है, जो आउटर पार्ट होता है हमारे ईयर्स का वो एक फनल की शेप में होता है। फनल आप लोगों को पता ही होगा फनल कैसा दिखता है। ठीक है, when sound enters it travels down a canal at the end of which there is a thin stretch membrane। ये आपको अब ये जो है ये बहुत मेन बात है, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। ठीक है, जब साउंड हमारे ईयर में एंटर करती है तो वो एक कैनाल के द्वारा जाती है। कैनाल क्या हुआ, एक टनल टाइप का हुआ। ठीक है, टनल टाइप के शेप से अंदर जाती है आवाज़, जिसके एंड में जहाँ पे वो ख़त्म होगा वहाँ पे एक थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होगा। मेम्ब्रेन क्या होते हैं, एक टाइप का मसल या कुछ आप समझ लो, कोई ऐसी चीज़ जिसे मतलब खींचा जा सके, मेम्ब्रेन वो होती है। तो यहाँ पे थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन यहाँ पे हुआ, यानी कि एक ऐसा कोई फैब्रिक है या कोई चीज़ है जिसे खींचा गया हुआ है, पतली सी खिंची हुई चीज़ है यहाँ पे। इट इज़ कॉल्ड द ईयर ड्रम। ये होती है ईयर ड्रम। ठीक है, तो यानी कि साउंड हमारे कान में एंटर करती है, वो एक कैनाल के थ्रू अंदर जाती है और उस कैनाल के एंड में एक थिन स्ट्रेच मेम्ब्रेन होता है जिसको कहते हैं ईयर ड्रम। इट परफॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन। टू अंडरस्टैंड व्हाट द ईयर ड्रम डज, लेट अस बिल्ड अ टिन कैन मॉडल ऑफ द ईयर ड्रम। यहाँ पे गाइज आपको एक एक्टिविटी दी है सिंपल सी, अगर आप चाहें तो आप ये कर सकते हैं टिन कैन की एक्टिविटी। ये इसमें आपको सिखाया गया है कि आप ईयर ड्रम को रेप्लिकेट कैसे कर सकते हैं, यानी कि वैसा सा एक मॉडल बनाना यहाँ पे सिखाया है। अब यहाँ पे आएंगे तो आपको दिखेगा ईयर का हमारा डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, पहले पढ़ते हैं। द ईयर ड्रम इज़ लाइक अ स्ट्रेट रबर शीट। ठीक है, जो हमारे ईयर ड्रम है वो एक थिन स्ट्रेच मेम्ब्रेन है ना, तो वो एक रबर टाइप का, रबर की शीट का। अगर आप एक बलून लो और उसको खींचोगे तो वो एक टाइप से ईयर ड्रम ही है। ठीक है, साउंड वाइब्रेशंस मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट। ठीक है, जो साउंड की जो वाइब्रेशन होती है, आपने पढ़ा ही था अभी कि साउंड में वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेशन से ही साउंड प्रोड्यूस होती है। तो जो साउंड की वाइब्रेशंस होती हैं वो ईयर ड्रम को वाइब्रेट करवाती हैं। अब इससे क्या होता है, द ईयर ड्रम सेंड्स वाइब्रेशंस टू द इनर ईयर। जो हमारा ईयर ड्रम है वो कान के अंदर के पार्ट, यानी कि इनर पार्ट ऑफ आर ईयर, उसमें साउंड की जो वाइब्रेशंस हुई उसको वहाँ भेजती है इनर पार्ट में। फ्रॉम देयर द सिग्नल गोज टू द ब्रेन। ठीक है, अब यहाँ से इनर पार्ट ऑफ आर ईयर से वो जो हमारा जो सिग्नल्स थे उसके वाइब्रेशन के, वो जाते हैं हमारे ब्रेन में और हम लोग फिर आवाज़ें सुन पाते हैं। हमारा ब्रेन उनको डिकोड करता है उन वाइब्रेशंस को, और फिर हमें समझ आता है कि क्या बोला गया है, हमने क्या सुना, किस चीज़ की आवाज़ थी। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है। तो ये चीज़ आपको एकदम अच्छे से याद रखनी है, ये एग्ज़ाम में आएगा कि पूरा फंक्शन आपको याद रहना चाहिए कि हम लोगों कैसे हियर कर पाते, कैसे सुन पाते हैं। ठीक है, अब आएंगे एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। ये है यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड। ठीक है, साउंड की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो यहाँ पे पढ़ेंगे, वी हैव लर्न दैट द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वाइब्रेशन। ठीक है, हमने पढ़ा है कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन, ये पढ़ा है हमने। दिस मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। जो मैंने आपको पहले बताया था कि ऑसिलेटरी मोशन होता है, ये वही बात यहाँ पे लिखी है। You have already learnt in the earlier classes about the oscillatory motion and the time period. ठीक है, आपने पहले पढ़ा ही होगा। तो the number of oscillations per second is called the frequency or of oscillation. ठीक है, अब यहाँ पे frequency का मतलब दिया है। frequency का क्या मतलब है, the number of oscillations per second is called frequency. एक सेकेंड में कितनी बार टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। टू एंड फ्रो मोशन यानी कि
आगे पीछे या आप मान लो दाएं बाएं, ठीक है, ये होता है यहाँ पे ऑसिलेटरी मोशन। तो द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, एक सेकेंड में जितनी ऑसिलेशंस होंगी उसे कहेंगे फ्रीक्वेंसी। इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं उससे, क्या कहते थे उसे, पेंडुलम। पेंडुलम से आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं। पेंडुलम में जो होता है मोशन वो होता है ऑसिलेटरी मोशन। तो एक सेकेंड में वो जितना इधर से इधर, इधर से इधर वापस वापस जाएगा वो होगी हमारी ऑसिलेशंस। तो द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज, ठीक है। अब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है उसको एक्सप्रेस किया जाता है हर्ट्ज में। हर्ट्ज यहाँ पे आप जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम लोग डिस्टेंस को करते हैं ना, डिस्टेंस नापते हैं तो उसे हम लोग मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर इसमें लिखते हैं। वैसे ही फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में लिखा जाता है। तो इट सिंबल इज एच जेड। एच और जेड इसका सिंबल है, कैपिटल एच और स्मॉल जेड, याद रखना है आपको ये। अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज इज 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड। एक मान लो फ्रीक्वेंसी है ऑफ 1 हर्ट्ज। अब यहाँ पे दिया हुआ एग्जांपल फ्रीक्वेंसी का भी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, कि मान लो आपको दिया है 1 हर्ट्ज, तो 1 हर्ट्ज का मतलब है एक ऑसिलेशन 1 सेकेंड में, यानी कि वो एक सेकेंड में आगे जाता है, पीछे जाता है, फिर आगे आता है। ये हुआ एक ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। तो इससे हमारा क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि 1 हर्ट्ज इज 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स 20 टाइम्स इन 1 सेकेंड, व्हाट वुड बी इट्स फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर एक ऑब्जेक्ट 20 टाइम्स ऑसिलेट करता है इन 1 सेकेंड तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है टाइम हमारा हुआ 1 सेकेंड और हमारी ऑसिलेशंस कितनी हुई हैं, 20 हुई हैं। तो यानी कि इसका आंसर होगा 20 हर्ट्ज। कैसे 20, देखिए फ्रीक्वेंसी इक्वल नंबर ऑफ ऑसिलेशंस बाय टाइम टेकन। फ्रीक्वेंसी हो जाएगी अब हमारी, देखिए फ्रीक्वेंसी इक्वल्स कहते नंबर ऑफ ऑसिलेशन, यहाँ पे हमारी दी हुई है 20 और नीचे हमारा टाइम टेकन आएगा 1 सेकेंड, यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये हो गया 1 सेकेंड। तो इसके बाद आंसर आएगा 20/1, तो वो हो जाएगा 20 हर्ट्ज, ठीक है। यू कैन रिकोगनाइज मेनी फेमिलियर साउंड्स विदाउट सीइंग द ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूसिंग देम, ठीक है। आप बहुत सी आवाज़ें को लाइक सुन सकते हो बिना उस ऑब्जेक्ट को सीए, मतलब उस ऑब्जेक्ट को सी किए थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो लाइक आप बिना किसी ऑब्जेक्ट को देखे उसकी आवाज़ को सुन सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको उस ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट करते देखना पड़ेगा तब आपको आवाज़ आएगी, वो कहीं पे भी वाइब्रेट करे वो आपको आवाज़ आ सकती है, ठीक है। हाउ इज़ दिस पॉसिबल। दीज साउंड मस्ट बी डिफरेंट टू अनेबल यू टू रिकोगनाइज देम, ठीक है। तो ये साउंड अलग अलग होंगी तभी आप इनको रिकोगनाइज कर पाते होगे। हैव यू एवर थॉट व्हाट फैक्टर्स मेक द साउंड डिफरेंट। क्या आपने कभी सोचा है कि साउंड अलग अलग कैसे होती है, मतलब किसी की आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी हो रही है, किसी की बहुत कम है, एकदम पतली सी आवाज़ है, कभी बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, बहुत कम आवाज़ आ रही है, तो ये कैसे होता है। एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर 2 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनी साउंड, ठीक है। एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में। एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी साउंड के 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। कैन वी डिफ्रेंशिएट साउंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एम्पलीट्यूड्स एंड फ्रीक्वेंसीज। क्या हम किसी भी साउंड को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उनके एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी पे, कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के लिए एक एक्टिविटी दी हुई है, आप ये चाहे तो टेस्ट कर सकते हैं। ये मैंने टेस्ट किया था और ये वर्क करता है, बहुत बढ़िया वर्क करता है। तो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ये जो यहाँ पे आपको एक चार्ट टाइप का दिया हुआ है, ये छोटा सा ऑरेंज बॉक्स, ये एक बार आप पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये अलग से आ सकते हैं कभी भी। Loudness of sound is proportional to the square of the amplitude of the vibration producing the sound, ठीक है। जो loudness of sound है, यानी कि जो साउंड की आवाज़ है, लाइक मतलब आप लोग समझ, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, साउंड कितनी तेज है वो प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल यानी कि जुड़ा हुआ है उससे, मतलब लाइक जुड़ा हुआ है
टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, यानी कि जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ज़्यादा लाउडनेस। ये यहाँ पे कंसेप्ट दिया हुआ है हमारा। ये आपको MCQ में आ सकता है कि लाउडनेस ऑफ साउंड इज डैश, ठीक है, ये आपको आ सकता है पक्का। तो आपको ये एकदम याद रखना है, लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड of the vibration producing the sound. For example, if the amplitude becomes twice, the loudness increased by the factor of 4. यानी कि मान लो आपकी, अच्छा चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लाउडनेस थी, मान लो 2 की लाउडनेस थी हमारी, सॉरी 2 का एम्पलीट्यूड था हमारा, तो जो लाउडनेस होगी वो 4 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या है? 4। तो बस ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमें लगाना है। तो द लाउडनेस इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड डेसिबल। अब ये आपको याद रखना है, जैसे फ्रीक्वेंसी को हर्ट्स में किया जाता है, वैसे ही जो लाउडनेस है उसे डेसिबल में एक्सप्रेस किया जाता है। डेसिबल आपने देखा होगा, अगर आप क्रिकेट देखते हो IPL, उसमें आता रहता है वो, जब लोग चिल्लाते हैं, किसी कोई नया कोई बहुत बड़ा क्रिकेटर आता है, कोई छक्का लगता है, चौका लगता है, मैच जीतते हैं, उसमें वहाँ पे आप देखते होंगे कोने में आता है डेसिबल का, एक डेसिबल करके आता होगा। जैसे मान लो MS धोनी आ रहे हैं बैटिंग पे, आता है 123 डेसिबल्स। तो वो 123 डेसिबल्स क्या है? वो लाउडनेस है साउंड की, उसे डेसिबल में एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि नॉर्मल ब्रीदिंग में 10 डेसिबल्स होता है, सॉफ्ट विस्पर पे एट 5 मिनट 30 डेसिबल होता है, नॉर्मल कन्वर्जेशन 60 डेसिबल होता है, बिजी ट्रैफिक में 70 डेसिबल्स होता है, एवरेज फैक्ट्री में 80 डेसिबल्स होता है। ठीक है, अबव 80 डेसिबल्स द नॉइज बिकम्स अ फिजिकली पेनफुल। 80 डेसिबल यानी कि 80 डेसिबल से ऊपर कोई भी साउंड होने पर वो फिजिकली यानी पेनफुल होती है, यानी कि वो हमारे कान को डैमेज कर सकती है, हमारे ईयर्स को डैमेज कर सकती है। जैसे वहाँ क्रिकेट स्टेडियम में होता है ना, इतने 123, 120, 121, उतना जब वो लाउडनेस आती है तो वो हमको पेनफुल हो सकता है, हमारे ईयर्स हर्ट कर सकते हैं। ठीक है, द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब ये मैंने आपको बता दिया, जो लाउडनेस है साउंड की वो हमेशा उसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, जितना एम्पलीट्यूड उतनी आवाज़। व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन इज लार्ज द साउंड प्रोड्यूसेस लाउड। ठीक है, जब एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है तब साउंड भी बहुत ज़्यादा होती है, लाउडनेस बहुत ज़्यादा होती है साउंड की। व्हेन द एम्पलीट्यूड इज स्मॉल द साउंड प्रोड्यूस्ड इज फीबल। अब फीबल का क्या मतलब होता है? अब फीबल का मतलब ये होता है कि बहुत कम, बहुत लो, लाइक आपको बस हल्की हल्की सी पता चलेगी, फील करने वाली, उतनी आपको आवाज़ आएगी। जब बहुत कम होता है एम्पलीट्यूड तो आवाज़ भी बहुत कम ही होती है। कंपेयर द साउंड ऑफ अ बेबी विद दैट ऑफ एन अडल्ट। एक बेबी की आवाज़ को आप एक अडल्ट की आवाज़ से कंपेयर करो। इज देयर एनी डिफरेंस? इवन इफ टू साउंड्स आर इक्वली लाउड देयर डिफर इन सम वे। लेट अस सी हाउ। क्या बोला है कि मान लो अगर एक आप बेबी ले लो, ठीक है, एक छोटा सा बेबी लो और एक अडल्ट ले लो, एक कोई बड़ा आदमी, अब हो उनकी आवाज़ में आप डिफरेंस करो। बच्चे की आवाज़ ये ऐसी हल्की पतली आवाज़ होगी और अडल्ट की थोड़ी भारी आवाज़ होगी, तो ये आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो? मान लो अगर दोनों साउंड इक्वली लाउड है, वो बच्चा भी उतनी तेज़ चिल्ला रहा है, अडल्ट भी उतनी तेज़ चिल्ला रहा है, लेकिन तब भी अंतर कैसे पता चलता है वो यहाँ पे भी बताया है। ठीक है, द फ्रिक्वेंसी डिटरमाइंस द श्रिलनेस और पिच ऑफ अ साउंड। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किसी भी साउंड की श्रिलनेस या पिच को बताती है। आपने सुना होगा ये वर्ड पिच। पिच अगर आप देखेंगे, अगर जितनी आपकी पिच कम होगी उतनी आपकी भारी आवाज़ होगी, और जितनी आपकी पिच ज़्यादा होगी उतनी आपकी पतली आवाज़ होगी। ये कंसेप्ट होता है पिच का। ठीक है, अगर मान लो मेरी पिच बहुत लो है तो मेरी आवाज़ कुछ ऐसी होगी, हेलो, ऐसी आएगी, भारी, एकदम बहुत भारी आवाज़। ठीक है, और अगर मेरी पिच बहुत ज़्यादा हाई होगी तो मेरी आवाज़ ऐसी आएगी, हेलो। देख रहे हो कितनी पतली हो गई? तो ये पिच का कंसेप्ट है कि जितनी पिच ज़्यादा होगी उतनी पतली आवाज़ होगी, और जितनी कम होगी वो बहुत भारी हो जाएगी। ठीक है, इफ़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज़ हायर वी से दैट द साउंड इज श्रिल एंड एट अ हायर पिच। वही बात है कि अगर फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे कि वो वॉइस श्रिल है या हैज़ अ हायर पिच। श्रिल का मतलब होता है पतली आवाज़।
ठीक है, और हायर पिच का मतलब भी वही है। इफ़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज लोअर वी सेड दैट अ साउंड हैज़ अ लोअर पिच। अब अगर साउंड की फ्रिक्वेंसी बहुत कम होगी तो उसको हम बोलेंगे इसकी पिच भी कम है, भारी है, यानी कि वो आवाज़। फॉर एग्जाम्पल अ ड्रम वाइब्रेट्स विद अ लो फ्रिक्वेंसी देयरफॉर इट प्रोड्यूसेस, यहाँ पे अगले पेज पे दिया है, देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आप देख सकते हैं ड्रम जो होता है वो बहुत ही लो फ्रिक्वेंसी का होता है, तभी उसमें से एकदम बहुत तेज आवाज़ आती है, ढां वैसे। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं एक विसल का भी एग्जांपल दिया है, और यहाँ पे देखते हैं लो पिच साउंड होती है। ऑन द अदर हैंड अ विसल हैज़ अ हाई फ्रिक्वेंसी, जो विसल होती है वो हाई फ्रिक्वेंसी होती है एंड देयरफॉर प्रोड्यूसेस अ साउंड ऑफ हायर पिच। इसलिए विसल की आवाज़ आपको बहुत वो पतली सी आती है, कानों में कभी कभी चुभती है वो मतलब जितनी वो होती है ना हायर पिच, उतनी वो श्रिल हो जाती है, तो वो थोड़ा सा आपको इरिटेट कर सकता है कभी कभी। तो अ बर्ड मेक्स अ हाई पिच साउंड वेयर एज अ लायन मेक्स अ लो पिच रोर। तो ये वही बात कही है कि देखिए एक चिड़िया जो होती है हाई पिच साउंड करती है। कैसे? हाई पिच का क्या मतलब होता है? पतली आवाज़, चिड़िया की पतली आवाज़ होती है। और जो है जो एक शेर होता है, एक लायन, मेक्स अ लो पिच रोर, यानी कि जब वो घुरारता है, रोर करता है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत लो होती है, तभी देखते हो एकदम मैजेस्टिक वे में आता है वो, एकदम हार्ड, एकदम भारी आवाज़ आती है शेर की। तो यही डिफरेंस होता है इसमें। हाउएवर द रोर ऑफ अ लायन इज वेरी लाउड व्हाइल द साउंड ऑफ द बर्ड इज क्वाइट फीबल। हाँ, तो ये बात कही है कि जो लायन होता है जब वो रोर करता है तो वो बहुत तेज़ आवाज़ करता है, बहुत तेज़। और जो चिड़िया जब आवाज़ करती है तो वो ज़्यादा नहीं होता, वो कम सा होता है, उतना बहुत ज़्यादा भी नहीं होता। Every day you hear the voices of children and adults. Do you find any difference in their voice? Can you say that the frequency of the voice of a child is higher than that of an adult? Usually the voice of a woman has a higher frequency that of a man. ठीक है, यहाँ पे आप कहा है कि आप लोग रोज़ के चिल्ड्रेंस और अडल्ट से मिलते हो तो आप उनकी आवाज़ में डिफरेंस कर सकते हैं। तो ये वही बात कही है कि आप क्या ये कह सकते हो कि एक चाइल्ड की जो फ्रिक्वेंसी है वो हायर है एक अडल्ट से, कह सकते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत मेन पॉइंट दिया है, ये आप याद रखेगा कि यूजुअली जो वुमेन की आवाज़ होती है, यानी कि किसी लड़की की आवाज़ होती है, उसकी हायर फ्रिक्वेंसी होती है दैन दैट ऑफ अ मैन। ठीक है, तो यानी कि मैन की भारी आवाज़ होगी और वुमेन की पतली आवाज़ होगी एज कम्पेयर टू द मैन। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक का। ठीक है, तो इसमें है कि वी नो दैट वी नीड अ वाइब्रेटिंग बॉडी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। ठीक है भाई, हमें एक कहते चाहिए होता है वाइब्रेटिंग बॉडी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड चाहिए होता है। कैन वी हियर द साउंड ऑफ ऑल वाइब्रेटिंग बॉडीज़? क्या हम सारी वाइब्रेटिंग बॉडीज़ की आवाज़ सुन सकते हैं? ऐसा तो नहीं है। The fact is that sound of frequencies less than about 20 vibrations per second, 20 hertz, cannot be detected by the human ear. Such sounds are called inaudible. देखिए, होता यह है कि जो भी साउंड 20 हर्ट्ज से नीचे होती है, यानी कि 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड की होती है, वो ह्यूमंस नहीं सुन सकते, वो हमें नहीं सुनाई देगी। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवाज़ हमें नहीं सुनाई दे सकती। तो इन साउंड्स को कहते हैं इनऑडिबल साउंड। जो साउंड हमें नहीं सुनाई दे सकती उन्हें कहते हैं इनऑडिबल। ठीक है, ऑन द हायर साइड साउंड्स ऑफ फ्रिक्वेंसीज हायर देन अबाउट 20,000 वाइब्रेशंस पर सेकेंड, या कहें 20 kHz। ठीक है, यहाँ पे एक नया टर्म यूज़ किया गया है 20K यानी कि 20,000। ठीक है, जैसे बोलते हैं 1K का मतलब होता है 1000, तो वैसे 20K हर्ट्स, तो 20,000 हर्ट्स हुआ। Are also not audible to the human ear. Thus, for the human ear, the range of audible frequencies is roughly from 20 to 20,000 hertz. ठीक है, 20 हर्ट्ज से नीचे की आवाज़ें हम नहीं सुन सकते, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की आवाज़ें नहीं सुन सकते, यानी कि 20 to 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवाज़ें हम लोग सुन सकते हैं, और इन साउंड्स को कहते हैं ऑडिबल साउंड्स। और जिन आवाज़ों को हम नहीं सुन सकते 20 से नीचे और 20,000 से ज़्यादा, वो उनको कहते हैं इनऑडिबल साउंड्स। यहाँ पे लिखे सम एनिमल्स कैन हियर द साउंड्स ऑफ फ्रिक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज। कुछ एनिमल्स होते हैं जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की भी आवाज़ें सुन सकते हैं। तो डॉग्स हैव दिस एबिलिटी, डॉग्स जो होते हैं उनके पास ये एबिलिटी होती है, वो सुन सकते हैं। तो द पुलिस यूजेज हाई फ्रिक्वेंसी विजुअल्स विच द डॉग कैन हियर बट द ह्यूमंस कैन नॉट। अब देखिए, जो पुलिस होती है
मान लो पुलिस जो है एक चोर का पीछा कर रही है, ठीक है। अब होता ये है कि अगर वो अपने डॉग को बुलाएगी पुलिस, ठीक है, तो अब मोस्ट प्रोबेबली वो चोर को सुनाई दे देगा कि अरे ये तो डॉगी बुला रहा है, भागो जल्दी भागो, कहीं छिप जाओ, कोई ऊंची जगह चले जाओ जहाँ डॉगी नहीं आ पाए, ठीक है, वो तो भाग लेगा। तो इसलिए जो पुलिस होते हैं वो एक ऐसी टाइप की विसल यूज़ करते हैं जिससे जो फ्रिक्वेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, जो सिर्फ डॉग्स को ही सुनाई दे सकती है, ह्यूमंस को सुनाई नहीं देगी। तो इससे क्या हुआ, जो चोर था उसको पता ही नहीं चला, अरे उसको कुछ पता ही नहीं है, आवाज़ आई ही नहीं उसे, और जो डॉगी है उसे आवाज़ आ गई, डॉग को आती है आवाज़ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने पे भी, तो डॉग आ जाएगा। तो ये एक टाइप का कंसेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है। द पुलिस यूज हाई फ्रीक्वेंसी विसल्स विच कैन डॉग्स कैन हियर बट द ह्यूमंस कैन नॉट। द अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट फेमिलियर टू अस फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एंड ट्रैकिंग मेनी मेडिकल प्रॉब्लम्स वर्क एट फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, जो अल्ट्रासाउंड होता है, अल्ट्रासाउंड एक आपने सुना होगा मेडिकल इक्विपमेंट में होता है अल्ट्रासाउंड, तो उसमें 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रिक्वेंसी होती है जो हमें नहीं सुनाई देती। ठीक है, अब आते हैं नॉइज़ एंड म्यूज़िक। नॉइज़ एंड म्यूज़िक में है वी हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड अराउंड अस इन दिस साउंड ऑलवेज प्लीजिंग। क्या ये जो हम लोग अलग अलग साउंड सुनते हैं वो हमेशा बहुत अच्छी लगती है हमें? ऐसा तो नहीं है, कभी कभी साउंड हमें बेकार भी लगती है। डज अ साउंड समटाइम्स कॉज डिस्कम्फर्ट टू यू? हाँ, कभी कभी हमें साउंड डिस्कम्फर्ट करती है, जैसे कोई बहुत कस के गाना बजा दे जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं, हमें एक कोने में चले जाएंगे, हमको नहीं सुनना ये गाना, कान बंद कर लेंगे। या बहुत तेज से हम लोग बैठे हुए हैं गाड़ी में बैठे हैं और बहुत देर से हमारे आसपास ये गाड़ी में पीप 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 ट्रैफिक लगा हुआ है, तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा हमें। लेकिन अगर हमारा कोई फेवरेट गाना बजा दे, हाँ, कोई अच्छा सा कोई गाना गा रहा हो, तो वो हमें म्यूज़िक, उसे कहेंगे म्यूज़िक, तो वो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो वो ये वही बात लिखी है, सपोज कंस्ट्रक्शन वर्क इज़ गोइंग ऑन योर नेबरहुड। सब मान लो आपके घर के पास कंस्ट्रक्शन हो रहा है, घर बन रहा है कोई। आर द साउंड्स कमिंग फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट प्लीजिंग? क्या जो कंस्ट्रक्शन साइट से आने वाली आवाज़, यानी कि जो घर बन रहा है वो, उसकी आवाज़ें आपको बहुत बढ़िया लग रही है? वो धड़ 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 पी अलग अलग आवाज़ें आपको अच्छी लगती है? नहीं, वो तो इरिटेटिंग होती हैं। डू यू एन्जॉय द साउंड प्रोड्यूस बाय हॉर्न्स ऑफ बसेज एंड ट्रक्स? कि आपको गाड़ियों और ये बसों की पीप 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 अच्छी लगती है? नहीं। सच अनप्लेजेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइज। ऐसी बेकार साउंड्स जो अनप्लेजेंट होती है, जो हमें नहीं सुननी होती, वो होती है नॉइज। इन अ क्लासरूम इफ ऑल द स्टूडेंट्स स्पीक टुगेदर व्हाट वुड द साउंड प्रोड्यूस बी कॉल्ड? अगर मान लो आप जैसे होते ही हम क्लास में बैठे हुए हैं, मैम नहीं है अब सारे बच्चे एक साथ बोल रहे हैं भाई अरे अरे, ऐसे ऐसे सारे बोल रहे हैं, तो क्या होगा? नॉइज़ क्रिएट होगी। नॉइज़ होगी क्यों? क्योंकि वो अनप्लेजेंट है, वो किसी को कोई सुनना नहीं है उतनी तेज आवाज़ें सबकी एक साथ, कि कोई सुनना नहीं चाहता है वो, इसलिए नॉइज़ हुआ वो। ऑन द अदर हैंड व्हेन यू एंजॉय साउंड फ्रॉम द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मान लो कोई गिटार बजा रहा है बहुत बढ़िया, तो वो क्या हुआ? म्यूजिकल साउंड, यानी कि म्यूजिक कहिए। तो म्यूजिकल साउंड इज वन ऑफ विच इज प्लीजिंग टू द ईयर। ठीक है, जो हमें अच्छा लगता है सुनने में। साउंड प्रोड्यूस बाय हारमोनियम इज अ म्यूजिकल साउंड। आप हारमोनियम देखा होगा आपने, तो उससे प्रोड्यूस की गई साउंड हमें बहुत बढ़िया लगती है। द स्ट्रिंग ऑफ अ सितार ऑल्सो गिव्स आउट अ म्यूजिकल साउंड। जो स्ट्रिंग होती है एक सितार की, सितार जो आपने देखा होगा, तो उसकी जो साउंड होती है वो भी एक म्यूजिकल साउंड हुई। बट इफ अ म्यूजिकल साउंड बिकम्स टू लाउड वुड इट रिमेन मेलोडियस? मान लो अगर आपने कोई गिटार बजा रहा था, वो घर 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 कुछ भी बजाने लग गया एकदम से बेकार, तो वो आपको तब भी अच्छी लगेगी? नहीं, नहीं अच्छी लगेगी। तो ये वही बात है। अब आते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन। यू ऑलरेडी नो अबाउट एयर पॉल्यूशन, आपको एयर पॉल्यूशन के बारे में पता ही होगा। प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड गैसेज एंड पार्टिकल्स इन एयर आर कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। जो अनवांटेड गैसेज होती हैं हमारे इन्वायरमेंट में, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो वो कहते हैं ये एयर पॉल्यूशन में इंक्लूड होता है। सिमिलरली presence of excessive or unwanted sounds in the environment is called the noise pollution। वैसे ही अगर बहुत ज़्यादा साउंड हो हमारे इन्वायरमेंट में तो वो होती है नॉइज़ पॉल्यूशन। ठीक है, अब इसके कॉजेज़ क्या हैं, कैसे होती है, पढ़ते हैं। कैन यू लिस्ट अ मेजर सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन? यहाँ पे लिखा है हमारा कि मेजर सोर्सेज क्या क्या हैं। मेजर causes of noise pollution are sound of vehicles, explosions including bursting of crackers, machines, loudspeakers, etc। तो यहाँ पे दिया है कि मेजर सोर्सेज जो हैं नॉइज़ पोल्यूशन के वो हैं गाड़ियाँ,
वो पी पी करके जा रही हैं, तेज़ आवाज़ें कर रही हैं, वो हो गया नॉइज़ पॉल्यूशन। एक्सप्लोजन्स यानी कि धमाके हो रहे हैं, बॉम्ब फूट रहे हैं। बॉम्ब मतलब यानी कि जैसे दिवाली में लोग क्रैकर्स फोड़ते हैं, यानी कि अलग अलग पटाखे फोड़ते हैं, तो वो कभी कभी लोगों को अच्छी नहीं लगती, बहुत ज़्यादा धड़ 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 धड़, तो वो नॉइज़ पॉल्यूशन बन जाती है। मशीन्स की आवाज़ें भी कभी कभी बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, ठीक है। और लाउड स्पीकर्स की भी, मान लो कोई वहाँ दूसरे घर से आप पढ़ रहे हो और दूसरे के घर से आपको इतनी तेज़ गाने की आवाज़ें आ रही है, कैसे पढ़ोगे फिर, वो नॉइज़ पॉल्यूशन हो जाएगा। वॉट सोर्सेज इन द होम में लीड टू नॉइज़, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके घर में नॉइज़ क्रिएट कर सकती है। तो हो गया टेलीविजन एंड ट्रांसलेटर रेडियो एट हाई वॉल्यूम्स, सम किचन अप्लायंसेज, डिजर्ट कूलर्स, एयर कंडीशनर्स ऑल कंट्रीब्यूट टू नॉइज़ पॉल्यूशन। जैसे आप मान लो आप टीवी बार दिया या अपने रेडियो चला दिया बहुत तेज़ वॉल्यूम पे, तो नॉइज़ पॉल्यूशन का हिस्सा हुआ। डिजर्ट कूलर्स यानी कि एक टाइप से आप फ्रिज मान लो, फ्रिज की भी कभी कभी अगर आपका उतनी अच्छी क्वालिटी वाला फ्रिज नहीं है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ें निकाल सकता है, ठीक है। और उसके बाद जैसे एयर कंडीशनर्स, एसी हो गए, एसी भी आवाज़ें निकालते हैं, तो वो सारी चीज़ें मिलकर नॉइज़ पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट करती है। फिर है व्हाट आर द हार्म्स ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन, कि नॉइज़ पॉल्यूशन से अब दिक्कत क्या है। डू यू नो दैट द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव नॉइज इन द सराउंडिंग्स मे कॉज मेनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, क्या आपको पता है कि जो हमारे एक्सेसिव नॉइज़ है यानी कि नॉइज़ पॉल्यूशन जो हो रहा है उससे आपको कई सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि उससे कुछ नहीं होगा, उससे आपको दिक्कतें हो सकती हैं। जैसे अब दिक्कतों के नाम लिखे यहाँ पे, लैक ऑफ स्लीप, नींद की कमी हो सकती है। फिर है यहाँ पे हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है आपका, यानी कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। फिर है एंग्जाइटी, एंग्जाइटी आप समझ लो कि आपका एक टाइप से स्ट्रेस हो गया, वैसे आप समझ लो, ठीक है। एंड मेनी मोर हेल्थ डिसऑर्डर्स, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग आपको डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, यानी कि बीमारियाँ हो सकती हैं। May be caused by noise pollution. A person who is exposed to loud sound continuously may get temporary or even permanent impairment of hearing. क्या मतलब हुआ कि अगर एक आदमी को बहुत ज़्यादा साउंड में रखें, हर जगह से साउंड, यहाँ पे स्पीकर बजा दिया, हर तरफ से गाने बज रहे हैं एकदम धड़ 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 धड़, हर जगह से आवाज़ आ रही है, तो उसका टेम्परेरी या इवन परमानेंट उसका सुनने की एबिलिटी जा सकती है, यानी कि वो डेफ हो सकता है, ठीक है। तो मतलब जो साउंड है वो बहुत ज़्यादा डैमेज कभी कभी कर सकती है अगर वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट हो जाए तो, ठीक है। मेजर्स टू लिमिट नॉइज़ पोल्यूशन, अब यहाँ पे बताया है कि कैसे कम कर सकते हैं नॉइज़ पोल्यूशन को। टू कंट्रोल नॉइज़ वी मस्ट कंट्रोल द सोर्सेज ऑफ नॉइज़, तो ये तो बात सिंपल है कि नॉइज़ को कंट्रोल करने के लिए हमें जहाँ से नॉइज़ आ रही है उसे कंट्रोल करना पड़ेगा। हाउ कैन दिस बी अचीव्ड, ठीक है। अब ये कैसे हो सकता है। फॉर दिस साइलेंसिंग डिवाइसेज मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन एयरक्राफ्ट इंजन्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल मशीन्स एंड होम अप्लायंसेज। तो इसके लिए क्या क्या होना चाहिए, साइलेंसिंग डिवाइस यानी कि जो आवाज़ कम करे वो वाली चीज़ें इंस्टॉल होनी चाहिए एयरक्राफ्ट इंजन में, एयरप्लेन्स उड़ते हैं उनमें लगाना चाहिए, ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो गाड़ियाँ चलती रहती हैं उनमें लगाना चाहिए, इंडस्ट्रियल मशीन जो इंडस्ट्रीज़ में काम आती है मशीन्स, जैसे फैक्ट्रीज़ और ये सब में होती है वो मशीन्स, उनमें लगाना चाहिए। एंड होम अप्लायंसेस, होम में जो यूज़ होती हैं उनमें भी साइलेंसिंग डिवाइस होनी चाहिए कि आवाज़ कम हो सके, ठीक है। हाउ कैन द नॉइज़ पॉल्यूशन बी कंट्रोल्ड इन अ रेजिडेंटल एरिया, एक रेजिडेंटल एरिया यानी कि जहाँ पे लोग रहते हैं, जो सोसाइटी टाइप का है, एक अच्छा एरिया है जहाँ पे लोग रहते हैं, गली हो गई एक टाइप की, तो वहाँ पे कैसे कम कर सकते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन। ऑल नॉइजी ऑपरेशन मस्ट बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम अ रेजिडेंटल एरिया, अगर कोई भी फैक्ट्री है या कोई ऐसा काम हो रहा है जो जिसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगी तो वो रेजिडेंटल एरिया से दूर होना चाहिए, रेजिडेंटल एरिया के पास नहीं होना चाहिए वरना नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट हो सकती है। नॉइज़ प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज शुड बी सेटअप अवे फ्रॉम सच एरिया, वही बात है जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज जिनमें से बहुत आवाज़ें आती हैं तो उनको दूर रखना चाहिए रेजिडेंटल एरिया से, ठीक है। यूज़ ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न्स शुड बी मिनिमाइज, जो गाड़ियों में पी 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 कभी कभी बेफालतू में भी बजाते रहते हैं वो नहीं करना चाहिए। उसके बाद है यहाँ पे आपका टीवी एंड म्यूजिक सिस्टम शुड बी रन एट लो वॉल्यूम्स, सही बात है भाई, टीवी और जो स्पीकर हैं उन्हें कम आवाज़ पे चलाओ। ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड अलॉन्ग द रोड एंड अराउंड बिल्डिंग्स टू कट डाउन ऑन द साउंड रीचिंग द रेजिडेंट्स, थस रिड्यूसिंग द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। ये भी एक बहुत बढ़िया पॉइंट है कि अगर देखेंगे पेड़ जो होते हैं वो साउंड को कम करते हैं, पेड़ उस साउंड को अपने अंदर ले लेते हैं
और इससे साउंड कम होती है। जैसा आप देखते होंगे, अगर आप मान लो एक रूम में आ जाओ, ठीक है, जहाँ पे कुछ भी नहीं है और आप वहाँ पे मतलब चारों तरफ से आप घिरे हुए, वॉल्स आपके, अब आप उसमें बोलोगे तो आपकी जो आवाज़ होगी वो एको करेगी। और अगर आप उसी में कर्टन्स लगाओ तो क्या होगा, आपकी आवाज़ अब एको नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि कर्टन्स जो है उस आवाज़ को अपने अंदर ले लेता है, वो आपकी आवाज़ को रिड्यूस कर देगा। वैसे आप देखते होंगे साउंड पैनल्स नाम से भी एक चीज़ आती है, वो साउंड पैनल्स लगाने पे आपकी जो आवाज़ है वो एको नहीं करेगी। तो वैसे ही पेड़ भी यही काम करते हैं, पेड़ भी आपकी आवाज़ को अपने अंदर ले लेते हैं, तो वो नॉइज़ कम कर देते हैं एक टाइप से। तो रोड्स और रोड साइड पे मतलब लाइक बिल्डिंग्स के आसपास कहीं कहीं पेड़ लगाने चाहिए, जिससे नॉइज़ पॉल्यूशन कम होगा। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ये यहाँ पे हियरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में दिया हुआ है, जो आपका डेफ होने के बारे में बताता है। तो ये आप छोड़ सकते हैं क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और ये ज़्यादातर एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप जाके वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और इस पूरी गर्मी, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े और मैं आपको पूरी गर्मी छुट्टी में आप जो चैप्टर कहेंगे वो सारे करवाऊँगा, ठीक है। और अब मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो होगा वो लाइट होगा। देखते हैं कौन सा चैप्टर करना है। मैं तो सोच रहा हूँ लाइट के बारे में, आप बताइएगा, कॉमेंट कर लिया, ठीक है। आप जो चैप्टर बोलेंगे मैं वो वाला आपको एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा, ठीक है। आपने अगर मेरी लाइव नहीं देखी थी क्रॉप प्रोडक्शन वाली, आप वो भी जाके देख सकते हैं। मैंने पूरा क्रॉप प्रोडक्शन का चैप्टर पूरा एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो यह हमारा आज साउंड का चैप्टर भी बहुत बढ़िया से कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट डे पक्का रिप्लाई करूँगा। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।